यहाँ से चला जाता तो हमारे जीवन में भी थोड़ा बदलाव आ जाता। भैया भैया, भीम और रमा अभी तक नहीं आए हैं। बहुत चिंता हो रही है मुझे। दीदी, इस घर में बाकी के भी लोग हैं, कभी उनकी भी चिंता कर लीजिए। भाग नहीं जाएंगे दोनों, आ जाएंगे। आएंगे कहाँ से? भीम भाऊ और रमा दफ्तर गए, वो लोग नहीं आने वाले। भीम भाऊ और रमा दफ्तर में जाके नाटक कर रहे हैं। किस दफ्तर में? अरे पेंशन दफ्तर, जहाँ राम जी के पेंशन का हिसाब किताब होता है। भीम भाऊ बाबा की पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी। कम से कम आज तो भीम किसी ढंग के काम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि उस पेंशन का फायदा तुम्हें है, इसलिए भीम की लड़ाई सही। और जब वो बाकी चीजों के लिए लड़ता है तो वो गलत। सब उसे करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अभी जाकर रोकता हूँ। बाबा, भीम भाऊ को रोकना ही है तो उन्हें बेकार की बहस करने से रोकिए। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी बस बहस करने लगते हैं। प्रचंड देव जी के भाई आए विदेश से और उनसे भी बेकार के सवाल करना शुरू। उनका कुछ तो पूछ रहे थे, वो कोई एक शब्द था। क्या शब्द था वो? प्रतिशत। कितने प्रतिशत लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको भी लगा सुनाने। अरे प्रचंड देव तो दुश्मन थे ही, अब उसके भाई वैभव देव को भी दुश्मन बना लिया। बड़ा पढ़ाई करता है ना, बुलाए हैं शाम को। फिर तो भीमराव की पढ़ाई की धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब जाए के पढ़े लिखे मानुष से पाला पड़ा है भीमराव का। हा? अब ओका समझ में आएगा कि असल पढ़ाई का होता है। हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जाकर के समझाइए भीम भाऊ को। ये सब मैं उसे बाद में समझाता रहूंगा और वो समझेगा भी, लेकिन उससे पहले जरूरी है उसे रोकना, क्योंकि मेरी पेंशन से उसे एक आने का भी फायदा नहीं है। तो मेरी लड़ाई क्यों लड़े? सही कह रहे हो राम जी। अब तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि भीम चाहे पूरी दुनिया के लिए लड़े, लेकिन इस घर के लिए क्यों लड़े जो उसकी लड़ाई का मान ही ना रखता हो। चलो। रमाबाई, तेरे ससुर का सर्कस नहीं चल रहा है ये जो ताली बजा रही है। और तुझे कैसे पता है कि भीमराव ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है? वैभव जी का चेहरा बता रहा है कि उन्होंने सही जवाब दिया। और आपका चेहरा बता रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आया कि इसका जवाब क्या होगा। रमाबाई, इससे ज्यादा एक शब्द भी बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी मैं यहीं। वैभव जी, आप बताइए, भीम ने सही जवाब दिया या नहीं? उस समय भीम ने सारे सवालों के जवाब सही दिए थे, और इतने सालों बाद आप भी 5 सवाल पूछ रहे हैं, और मैं भी देखना चाहता हूं कि ये 5 सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं। अगर इसने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं समझूंगा कि भीम के अंदर जो पढ़ाई की ललक है वो कम हो गई है। राम जी भाऊ, हमका तो पूरा भरोसा है कि भीम सारे सवाल का एकदम सही सही जवाब दे दे। अब फिर हम लोग माला पहनाकर इसका स्वागत करेंगे। हाँ भाई, जाते हैं, चाल में सबको बता देते हैं और माला भी लेके आते हैं। चलो डोलिया अम्मा। हाँ चल, मैं भी चलती हूँ।
सेकंड क्वेश्चन भीम, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? (1526) में जहरुद्दीन मोहम्मद ने की, उर्फ बाबर ने की। रमा भाई, बोलो ना, तेरे ससुर का सर्कस नहीं चल रहा है? क्या है हा? बात बात में ताली क्यों बजा रही है? मेरे पति जवाब दे रहे हैं तो खुश हो रही है, इतना तो समझिए आप। चार सवालों के जवाब तो दे दिए तुमने भीमराव, बट नाउ द लास्ट वन। पांचवें और आखिरी सवाल का जवाब दो तो जानो, अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले 5 लोगों का नाम बताओ, और तुमने उनके नाम क्यों लिए ये भी बताओ। पांच क्या, मैं तो 100 लोगों के नाम बता दूंगा वैभव देव जी, जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और हमें उन सभी लोगों से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उनका संघर्ष सच में उतना बड़ा था। लेकिन वो नाम ऐसे है जो मैं जानता हूं, आप जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्योंकि क्या है ना वैभव देव जी, कोई भी संगठन 4-5 लोगों से नहीं बनता है, वो एक समूह होता है बहुत सारे लोगों का, जिनमें से 4-5 लोगों के नाम हमें और इतिहास को याद रहते हैं, लेकिन बाकी 95 लोग भी होते हैं जो संघर्ष करते हैं, लेकिन वो क्या रे भीमराव, हाँ? जात और औकात दोनों भूल गया क्या तू? बड़ी जात के व्यक्ति से सवाल करेगा, तुझे तो मैं बताता हूँ। जोशी जी, पूछो। आपके हिसाब से वैभव देव जी, बड़ी जात बड़ी क्यों है और छोटी जात छोटी क्यों है? कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरा सोई
जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानहीं, सो का पीर में पीर। क्या कह रहे थे तुम कि तुम सब इतने हो कि हम तुम्हारी गिनती करने से डरते हैं? तो लो करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। और पता नहीं बाकी वो लोग कहाँ हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके होने का तुम हमेशा दम भरते हो। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा और सबको एक एक करके पकड़कर ले जाऊंगा, समझे? भीमराव अंबेडकर। मुझे लगता है कि आप सब घर जाइए, मैं और रबा रुकते हैं यहाँ पर। नहीं भीम, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और हाँ, इन सबको यही रहने दो। जीवन में पहली बार जीजाबाई और लक्ष्मी ये सब देख रही है, तो उन्हें भी पता चले कि इस जात का होने पर एक एक चीज के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, रात रात भर जागना कैसे होता है। रमा, उठो। सब लोग सो रहे हैं अभी तक। चलिए सबके लिए चाय लाते हैं। आने के बाद जगाते हैं। रुक, और हमारी बात सुनो। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। अगर रात में उसके साथ सवाल जवाब में कमजोर पड़ गए तो और पढ़ाई करो। उस छोटी जात वाले की मदद करने की क्या जरूरत थी? वही तो बात है प्रचंड देव जी। इन्हें सोचना चाहिए था। इससे उस भीमराव की औकात कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, छोटी जात के लोग हंसेंगे हम पर कि हम ऊंची जात के होकर उस मंद बुद्धि की मदद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रचंड देव जी, लेकिन लंदन में रहते रहते ये यहाँ के तौर तरीके और दुनियादारी भूल गए हैं। देव, छुट्टी मनाने आए हैं ना आप यहाँ? तो छुट्टी मनाइए। इस चक्कर में मत पड़िए कि भीमराव के परिवार में कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं। अंदर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सोचता है क्या? जब देखो नाश्ता बन गया है, खाना बन गया है, तुम
जाओ, जाकर नाश्ता कर लो। जाओ। नरोत्तम, बधाई हो आपको, बाबा की पेंशन शुरू हो जाएगी। हाँ रमा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है सर से। सोच रहा हूं कि फिर से पढ़ाई शुरू करूं। जो परीक्षा छूट गई थी वो इस बार दे दूंगा और उसमें पास हो जाने के बाद आगे की तैयारी शुरू करूंगा। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए फिर, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और बाकी चीजों के बारे में आप मत सोचिए। जोड़ लेंगे पैसे जीने भर के लिए। लड़ लेंगे नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव जैसे लोगों से। आप बस पढ़िए और इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी इतनी शांति ढूंढ लेंगे कि जहाँ आप अच्छे से पढ़ पाए और मैं आपको पढ़ती हुई देख पाऊं। आप बस पढ़िए। लेकिन रमा, अभी हम दोनों को किसी पर भी बोझ नहीं बनना है, किसी पर भी नहीं। नहीं बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। दूध पी लीजिए। रमा, मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम जब कहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन साथ में यह भी लगता है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊं। तुम क्यों मेरी जिम्मेदारी निभाओगे? लेकिन साथ में यह भी लगता है कि हर समस्या का हल सिर्फ पढ़ाई और किताब है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। एक काम था आपसे। जी बताइए। भीमराव का चश्मा टूट गया था, मैंने उसे बनवा दिया है, ये आप उसे दे दीजिएगा। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी आपने जो हमारे लिए किया वही बहुत है और मेरी पेंशन भी हो गई है और मैं भीम से कहकर आया हूं कि आते समय उसका चश्मा लेते आऊंगा। नहीं, बिल्कुल वो तो आप लेते जाओगे, लेकिन भीम ने जो संघर्ष किया और मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब दिया, उसके बदले ये उपहार कह के दे दीजिएगा उसे। लीजिए। लेकिन ये सब प्रचंड देव जी को। इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि उनसे छुपाकर ये दूंगा।
मेरी आई जब मरी मैं बहुत छोटा था। घर के बगल वाले बड़े से मैदान में आई की लाश को जलाया गया था। बाबा बड़े रसूख वाले थे। करीब 2000 लोग आए थे आई के अंतिम संस्कार का दर्शन करने। फिर सबने साथ मिलकर भोजन किया और एक साथ मिलकर कहा कि आई की आत्मा को शांति मिले। भीम की आई के अंतिम संस्कार के लिए आपको जगह तक नहीं दी गई। ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप भीमराव को दे दीजिएगा। हाँ, तो क्या तुम इसे लौटाने आए हो? नहीं नहीं, धन्यवाद कहने आया हूं। सच में आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं वैभव देव जी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ऊंची जात वाले ने इस तरह का सुखद उपहार भेजा हो। ऊंची जात वाले उपहार भेजते भी है तो वो चुनौती, पीड़ा, धमकियां या फिर हीनता का एहसास कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करके ही हमारे भाई को अपने जाल में फंसा ले, ताकि तुझे हमेशा उपहार मिलते रहे। कभी कमीज, कभी जूता, कभी मिठाई और न जाने क्या क्या। छोटी जात के लालची व्यक्ति। चल चश्मा उतार और यहां रख। भाव साहब प्लीज ऐसे मत बोलिए ना। जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर। बेशरम, चश्मा उतार। नहीं निकालूंगा, क्योंकि क्या है ना प्रचंड देव जी, आपके भाई ने बड़ी हिम्मत करके ये उपहार मुझे दिया है, ये जानते हुए भी कि आपको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उन्होंने इतनी हिम्मत की है तो मैं हिम्मत हार के ये उपहार लौटाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया भी तो वो वैभव देव जी का अपमान हो जाएगा। चलता हूं। रमा, इधर आओ। अब हम इतने पराये तो नहीं हुए ना? लाओ मैं देता हूं तुम्हें तेल। नहीं भैया, रहने दीजिए। लक्ष्मी दीदी और आई गुस्सा करेंगे। मैं डलिया अम्मा से तेल मांग कर लाती हूँ। नहीं रमा, मैं देता हूं। और ऐसे कैसे कोई बोलेगा कुछ? भीम की तबीयत खराब है और हम यहाँ इस बंटवारे की लकीर को देखेंगे? नहीं, रुको मैं लाता हूं। आनंद भैया, ये लो रमा, तुम गरम करके लाओ, मैं जाकर भीम के पास बैठता हूं। ऐसा है कि ये तेल हमारी रसोई का है, तो ये रमा को नहीं दिया जाएगा। बंटवारा हो चुका है इस घर का।
चाहे जमीन पर गिर के ही बर्बाद हो जाए, तो मैं फिर से लेकर आता हूं और देखता हूं कितनी बार गिराओगी तुम। आनंद, रमा को इस घर से तेल नहीं मिलेगा, एक बूंद भी नहीं। जाओ कहीं और से भीख मांग कर लाओ। आनंद भैया, आप रहने दीजिए, मैं डलिया अम्मा से तेल मांग के लाती हूँ। हाँ तो खड़ी देख के रही हो, जाओ। क्या कहा तुमने? भाभी, भाभी, वो तेवर नहीं मानती तुम्हें। तुम्हारी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। बंटवारा पहले ही हो गया था, लेकिन तुम्हारी भीख मांगनी पत्नी आ गई तेल मांगने के लिए। अगर ये नहीं आती ना, लक्ष्मी के साथ ये सब नहीं होता, नहीं होता। इसलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ तुम दोनों। हमारी बहू को हम संभाल लेंगे, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। तुम बाहर की दुनिया को समझाओ, जाओ। आई, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मानती हूँ कि घर का बंटवारा हो गया है, लेकिन पड़ोसी भी तो पड़ोसी का दुख बांटते हैं ना। आई, मुझे माफ कर दीजिए, अब ये अंदर जाने दीजिए ना, चलिए ना। रुको, जाने दो इन दोनों को, हम निकल जाते हैं यहाँ से। अभी लक्ष्मी दीदी को हमारी जरूरत है। किसी को कोई जरूरत नहीं है, हमारे रहने से और तकलीफ होगी इन लोगों को।